खबरें भी बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, तो हम साथ खबरों को भी ज़रा इंटीग्रेट करें और खबरों का भी सिलसिला हो। तो हमारे साथ अयाज खान साहब सीनियर एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। इससे पहले कि आसब आपकी तरफ जरा मैं थोड़ा सा बता दूं मंजरनामा क्या है। तो मंजरनामा आज का ये कि दो अहम सियासी डेवलपमेंट्स आज हो गई हैं। बिलाखिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत का मामला काफ़ी अरसे से लटक रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत मंजूर कर ली है। और दूसरी जानिब दूसरी अहम पेशरफ्त की बात करें तो बैंकिंग कोर्ट ने जो जहांगीर तरीन साहब की अबूरी जमानत है उसमें भी 3 मई तक मजीद तोसी कर दी। बिल्कुल, कोर्ट में पेशी के मौके पर उनके साथ जो है अहम जो के लिए एमपीएस और 27 बिल्कुल मौजूद थे। और उसके साथ साथ मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर तरीन ने दावा किया कि इस्लामाबाद से कुछ दोस्तों ने अनकरीब पूरे ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात कराने की यकीन दहानी भी कराई है। और हमारा ग्रुप किसी कमेटी से नहीं बल्कि सिर्फ वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेगा। इसी पर अयाज साहब से बात करेंगे। अयाज साहब, पहले तो शहबाज शरीफ साहब की जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से असली जमानत तो लास्ट टाइम भी यही समझे थे कि हो गई है, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो शायद दस्तखत ही नहीं हुए थे। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये डिवीजन बेंच क्यों बनता है कि 2 जजों में अगर इख्तलाफ हो जाए तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है ना उसका। तो कम से कम 3 तो होने चाहिए या 1 होना चाहिए, बैलेंस हो जाए, आसानी उसको फैसला लेने वालों को भी आसानी हो जाती है। ये सवाल तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको जवाब पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता तो ये बस बन जाता है। तो चले, अच्छा हो गया। बड़ी असल बात वही है जो हम कहते हैं कि जी अगर किसी ने करप्शन की है भाई उसको उल्टा लटका दो। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हमारे सामने चीजें हुई हुई हैं, सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर अदालत जाहिर कुछ कर नहीं सकती। के ऊपर हर ऐसी रिहाई के बाद सवाल उठता है, हम सवाल करते हैं कि 6-6 महीने 7-7 महीने आप बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत को उठा लेते हैं। आज तक कोई ऐसी बड़ी शख्सियत कन्विक्ट नहीं हुई, मां सिवाय एक के जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और उनका भी मामला कुछ मुख्तलिफ था। तो ये अगर एक इदारे के अंदर इस तरह के फ्लॉज मौजूद हैं, हम जो फ्लॉज ऑपोजिशन कहती है उसकी बात नहीं करते, जो हमें नजर आते हैं बीइंग जर्नलिस्ट या बीइंग पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने की हैसियत से, उसको अगर दूर नहीं किया जाएगा तो ये तो शफाफियत का अमल हो ही नहीं पाएगा। इमरान, ये ओवरऑल एक तो हम बहैसियत कौम, हमें ये आदत है कि हम होमवर्क नहीं करते। हम कहते हैं कि ये कर लेते हैं फिर देखेंगे यार नेक्स्ट स्टेप पे जाके कि इसका क्या करना है। आपको पता है ना, इसके लिए अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है तहरीक लब्बैक वाला, क्या आपने इतनी जल्दी से पाबंदी लगा दी और उसके बाद फिर आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। अब सवाल तो उठता है ना जी, कल अदम तंजीम से आप मुज़ाकरात किस तरह कर रहे थे और कैसी रिवायत कायम कर दी? बहुत अच्छा किया आपने, बचा लिया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, उस एंड तक तो ठीक है। लेकिन ये आपने सोचा ही नहीं कि इतना एक्सट्रीम आपने एक वो डिसीजन ले लिया और उसके बाद अगर आपको दोबारा रुजू करना पड़ेगा तो नाम पहले ले लिया। तो यही नैब वाले करते हैं। वो जराये के वाले से खबरें चल रही होती हैं कि जी वो अरबों रुपए पकड़ लिए जी, ये हमने जनाब इतनी टीटीज हो गई, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो बाद में। अच्छा चलिए, अब ये बताइए कि अब शहबाज शरीफ साहब तो बाहर आ गए, हमजा भी बाहर आ गए, पूरी नून लीग बाहर ही है, अब अंदर कोई नहीं है। ये पूरी वही नून लीग है जिसको पूरी नून लीग की बाहर है, जिसके ऊपर बहुत बाहर है, कुछ इधर बाहर है। जिस वक्त जिस पे पूरे इमरान खान साहब की सियासत स्टैंड करी थी कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, वो सारे बाहर आ गए आज। तो इसका मतलब है 3 साल महंगाई पे तवज्जो नहीं दी, गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं दी, नून लीग पे तवज्जो दी, उसमें भी नाकाम हो गए। तो अब नून लीग की सियासत और पीटीआई की सियासत की तरफ नहीं, अब तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ आ रही हैं चीजें। अब तो वो एक ही बात, आज भी कहीं तकरीर कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि 5 साल जब पूरे हो रहे होंगे तो अगर कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी मेरी गवर्नमेंट की तो ये होगी कि गुर्बत में कमी कर दी मैंने। तो अब उस तरफ आ रहे हैं अपने वज़रा की वज़रा की तो खैर हमेशा से कमी ही रहती है, वो तो कभी गुर्बत में आती नहीं है, तो कम होती नहीं। अवाम की बात कर रहे हैं वो, अल्लाह करे कि वो अवाम की बात नजर नहीं आ रहा, बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल रमजान में इतना मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले सब नून लीग की पहले ही मुझे हिना ने बहुत मायूस किया है। देखे ना क्या बनाया, सामने आते ही मायूसी का इज़हार किया। रोज इतनी अच्छी चीजें बना रही हैं, स्मूदीज एंड ऑल दैट, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग, इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। अभी इफ्तारी में काफी टाइम है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए जहांगीर तरीन साहब का जो नुकता है, वैसे आपने मुझे नून लीग वाली पॉलिटिक्स दोबारा आ जाएंगे, जहांगीर तरीन साहब वाला जो एक पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है। जहांगीर तरीन साहब एक जानिब इंडिया दे रहे हैं और बड़ा मुझे लगता है बड़ी गूगली करवा रहे हैं, बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस वक्त वो, कि एक जानिब अपना शो ऑफ पावर भी कर रहे हैं, शायद वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मिजाज को समझते हैं कि ये भी दिखाते जाओ और साथ साथ मुफाहमत की बात भी करते जाओ। ठीक स्ट्रेटजी लग रही है आपको, इसका रिजल्ट क्या देखा? मुझसे को पूछ रहा था जी कि आपको लग रहा है कि बर्फ पिघल रही है। मैंने कहा यार बर्फ तो बड़ी देर से पिघलना चाहती थी,
वो जो उसके मुखालिफ है उठा के फिर उसको फ्रीजर में रख देते थे कि तू तेरी ऐसी की तैसी तू क्यों पिघल रही है। अब ये सीरियस बात है कि वाकई राब्ते हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले वाले हालात नहीं होंगे अब जो पहले हुआ करते थे। सीज फायर जरूर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सीज फायर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो जो केसेस होते हैं उनकी रफ्तार वो चलने में स्लो हो जाते हैं। जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइल को पहिए लगाने हो ना तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वरना वो आराम से कहीं रख दी जाती है साइड पे कि ठीक है जी ये पड़ी हुई है, जब आप आएंगे बात करेंगे। मतलब रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ इस हद तक मिल जाएगा कि वो स्लो हो जाएंगे, केसेस खत्म नहीं होंगे जिस तरह होता है हमारे यहाँ। और मुज़ाकरात जो मुलाकात की बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो उसमें जहांगीर तरीन होंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनका मुखालिफ ग्रुप बैठा हुआ है वो एक ही बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जिस दिन जहांगीर तरीन से आपने मिल लिया उस दिन बर्बाद कर देना आपको पीएमएलएन ने और बाकी ऑपोजिशन ने कि आपका वो एनआरओ आप कहते थे मैं नहीं दूंगा, और आपके साथ बैठा हुआ बंदा जिसपे, क्योंकि इमरान खान साहब फिर वही बात है ना कि एक्सट्रीम पोजीशन अपना चुके हैं, बार बार अपना चुके हैं। लास्ट टाइम भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी देखें इतना जुल्म कर दिया, इतने अरब का इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर अब जब बैठेंगे तो फिर सवाल। और जहांगीर तरीन खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है पिछले कुछ अरसे में, कतई नजर इसके कि उन पे साबित होता है नहीं होता, वो कहते रहे हैं, वो कार्टल्स के हवाले से भी कहते रहे हैं, जखीरा अंदोजी को भी उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग एक ट्वीट उन्होंने की थी कि फ्यूचर जो सेल्स हैं उसके हवाले से हमारी प्लानिंग होती है। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब दोबारा से, अगर वैसे तो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक टूटा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है, वो खुद भी कहते हैं कि मुझे पता है कौन लोग कर रहे हैं, तो वुड इट बी अ स्मार्ट मूव बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम जेकेटी कि अगर वो दोबारा से इन लिंक्ड होते हैं इमरान खान साहब के साथ, जब पीटीआई की नैया भी इस वक्त हमें कुछ खास प्रॉपरली तैरती नजर नहीं आती है, एक भंवर के अंदर है। इमरान, मसला पता है क्या होता है हमारे जैसे मुल्कों में, आप बिगाड़ नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर से, आपको अल्टीमेटली जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। देखिए ना जब पीटीआई ज्वाइन की थी, अगर आपके साथ 40 मेंबर नेशनल तब फिर भी ठीक क्या कह सकते हैं आप, आज 40 है, कल चलते चलते अगर 8 रह गए 6 रह गए तो क्या करेंगे आप। क्योंकि आज मैं वो मुझे सबसे दिलचस्प वो तो बात लगी उनकी, नुमान लंगड़ियाल साहब जो सूबाई वजीर हैं, वो कहते हैं जी अब ये मसला हल हो जाएगा क्योंकि बुज़दार साहब ने टेकअप कर लिया। तो मैं सोच रहा था कि बुज़दार साहब के टेकअप करने से अगर ये मसला हल होना था तो जो हमारे हालात हुए हैं पंजाब के और इवन लाहौर के, तो ये तो फिर बहुत बेहतर हो जाने चाहिए थे। लेकिन स्टिल वो राब्ते हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ आ गई है, ये जो आपने 40 वाला फिगर की बात की है ना, ये उन्हें समझ आ गई हुई है। अच्छा, कि वाकई अगर इतने लोग दूसरी तरफ चले गए तो क्या होगा, इसलिए भी वो इस बात पे आमादा हुए हैं कि चलें मैं मुलाकात कर लें। बड़ा अहम, चूंकि हम रमजान ट्रांसमिशन में बैठे हैं तो महंगाई सबसे अहम चैलेंज है, और रमजान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कल एक मैं रिपोर्ट देख रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर, जिसमें पेशावर में रमजान बाजार तो था, वो कनातें तो लगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर बाजार नहीं था, लोग नहीं थे, खरीदो फरोख्त नहीं हो रही थी। ये एक जगह का वाकया होगा, शायद कहीं और भी हो, और जहां कहीं रमजान बाजार है भी, कहीं तो प्रोडक्ट्स मिलने का मसला है, कहीं चीनी की कीमत 110-20 से नीचे नहीं आ रही, और मतलब बहुत सारे मसाइल है। तो अवामी मसाइल सब अपनी जगह पे खड़े हैं, यानी कि रमजान के अंदर भी गवर्नमेंट वो मैसेज नहीं दे पाई पब्लिक रिलीफ का जो देना चाहिए था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, एक तो ये गवर्नमेंट का जाहिर है वो इसमें सबसे ज्यादा कसूर तो जाहिर है गवर्नमेंट का ही है, उसने चीजें कंट्रोल करनी होती हैं। और फिर ये जो हमने रिवार्ड डाल दिया हुआ है ना, ये 65 रुपए किलो हम दे देंगे एक तबके को। मैं ये कहा करता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ 2 तबके हैं। एक वो क्लास है जो जाती है बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पे, ट्रॉली पकड़ती है, चीजें उठाती जाती है, जितना खूबसूरत पैकिंग होती है उतनी चीजें उठा के वो जाके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करती है, और हार्डली कभी 6 दफा जाने के बाद उन्हें एहसास होता ओ लास्ट टाइम मैंने 35,000 का लिया था, ये 37,000, ओके 2,000 ज्यादा हो गया होगा। दूसरी क्लास ये है कि जिसको हर चीज सस्ती चाहिए, वो मिडिल क्लास अब इस मुल्क में खत्म हो चुकी हुई है। मिडिल क्लास जो हुआ कैटेगरी आ गई है, सब वो है, वो चाहते हैं कि हमें पैकिंग अच्छी ना दें, हमें आप चीनी दे दें, हमें आटा दे दें, हम बच्चों के लिए पूरी हो जाए, बस वो जरूरत पूरी करना चाहते हैं। तो उस क्लास से आप जितना लेना चाहते हैं ले लें यार, जिसको अच्छी पैकिंग में चीजें चाहिए।
उनको आप 200 रुपए केजी भी दे देंगे, वो देखते तक नहीं है कि इसकी प्राइस टैग क्या है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए ओवरऑल आप यार 80 रुपए किलो कर देना, आप 65 रुपए उनको तजलील तो ना करें, उनको लाइनों में लगा के 65 रुपए किलो बिल्कुल। और जाते हैं लोग कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए सिर्फ 2 किलो मिलेगी या 10 दिनों के लिए इसके ऊपर नहीं दे सकते, ये तो प्रैक्टिकली हो भी रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी तजलील अयाज साहब, चूंकि अभी हमने पॉलिटिकल आपसे डिस्कशन तो की, लेकिन हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो आप क्रिकेट पे भी बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं, तो हमने सोचा कि हम आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी होने जा रहा था नवंबर और अक्टूबर में, हम कह रहे थे कि भारत में होने, अभी जो कोविड की सिचुएशन है बहुत वर्स्ट है इंडिया में भी, क्या चांसेस हैं कि अगर ये पोस्टपोन हो सकता है या इसमें कोई इस तरह का मामला होगा तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगी? अगर तो ये वहां पे पीसीबी ने नहीं करा, अगर तो ये इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में इवन कहीं भी और हो रहा होता तो मैं बड़ी आराम से प्रिडिक्ट कर सकता था कि क्या होगा, लेकिन चूंकि इंडिया में हो रहा है तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंडियन वेरिएंट पहले पाबंदी लगाता है यूके, रेड लिस्ट में पहले डालता है, इंडिया को उस वक्त डालता है जब इंडियन वेरिएंट वहां आ जाता है और मुसीबत पड़ जाती है कि जितने केसेस आ गए हैं। तो इंडिया के साथ चूंकि दुनिया के मफादात हैं, माली मफादात हैं, मुआशी मफादात हैं, तो कोई चांसेस तो यही है कि इंडिया में नहीं होना चाहिए कि 3 लाख से ज्यादा केसेस होना ही नहीं है, और उसूली तौर पे होना ही नहीं चाहिए इसको। फिर चूंकि अगले साल होना है, जो इस साल होना था 2020 का, उसको करके ये बाद में रीलोकेट किया जा सकता है और रीस्केड्यूल भी किया जा सकता है। आज आप पहली दफा हमारे सेट पे आए रमजान के अंदर, तो बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे और अभी हमारे साथ ही हैं वैसे यार साहब। तो गुफ्तगू आपने सुनी, हमने कहा थोड़ा मुख्तलिफ टच देते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल भी और उसके साथ क्रिकेट की भी बात, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि उसूली तौर पर भारत के अंदर इस सूरत हाल में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना ही नहीं चाहिए, इसको रीलोकेट करना चाहिए, रीस्केड्यूल करना चाहिए। देखते हैं क्या सूरत हाल सामने। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ACC की एक और टॉपिक भी हमें हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमजान।